आप सभी का स्वागत है एक नई कक्षा में। आज की जो यह कक्षा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कक्षा में मैं शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड्स टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ और यह टॉपिक चाहे किसी भी विषय का शिक्षण शास्त्र हो, वह हिंदी का शिक्षण शास्त्र हो या वह विज्ञान का शिक्षण शास्त्र हो या वह पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र हो या वह गणित का शिक्षण शास्त्र हो, ये टॉपिक सब में क्या है आपको कॉमन है। साथ ही किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे वह CTET की परीक्षा हो या STET की परीक्षा हो या अन्य कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो, सबके लिए यह एक समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। और आज हम लोग कुल मिलाकर शिक्षण की जो है 8 विधियों पर चर्चा करेंगे और इस तरह से चर्चा करेंगे कि ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है। देखिए, शिक्षण की जो पहली विधि मैंने यहाँ पर रखी है वो है विश्लेषण विधि। ठीक है, एनालिसिस मेथड। दूसरा जो है वह संश्लेषण विधि है। तो ये विश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि क्या है, इससे संबंधित किन तथ्यों को आपको याद रखनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, विश्लेषण और संश्लेषण विधियां जो है वह एक दूसरे का पूरक है। याद रखिएगा, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक है। साथ ही ये दोनों विधियां एक दूसरे के विपरीत भी है। ठीक है। विश्लेषण और संश्लेषण, इन दोनों शब्दों से आप लोग परिचित होंगे। विश्लेषण मीन्स होता है तोड़ना, संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, तो जो जटिल संप्रत्यय है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उसको सरल संप्रत्यय में, सिंपल कंसेप्ट में तोड़ करके तब जो है बताया जाता है। जबकि संश्लेषण में इसके विपरीत सरल संप्रत्यय को जोड़कर जटिल संप्रत्यय बताया जाता है। आप लोगों के पास यदि नोटबुक हो तो और बेहतर होगा, आप मेरे सभी वाक्यों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए। ठीक है। अब देखिए, विश्लेषण विधि जो है वह चलती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषण विधि जो है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। विश्लेषण जो है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। संश्लेषण जो है वह आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाइएगा। मान लीजिए सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये एक शब्द है। ठीक है। इसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है। तो हम इसको संश्लेषण विधि से किस तरह बताएंगे, विश्लेषण विधि से किस तरह बताएंगे, ध्यान दीजिए। विश्लेषण विधि में
हम ये आपको बोर्ड पर पहले लिख देंगे। तो ये चीज आपको अज्ञात है, इसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है। फिर हम आपको सतत का अर्थ बताएंगे, व्यापक का अर्थ बताएंगे, मूल्यांकन का अर्थ बताएंगे। तीनों का आपको क्या करेंगे, अर्थ बताएंगे। अब ये तीनों को जोड़ करके हम आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताएंगे। ठीक है। तो ये जो अज्ञात थी उसको हमने ज्ञात में क्या किया, तोड़ा, और फिर मैंने आपको इसका अर्थ बताया। तो ये विश्लेषण विधि है। विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है। यदि इसी कंसेप्ट को हमें संश्लेषण विधि से बताना होता तो हम क्या करते, हम आप लोगों को कहते चलिए हम लोग कुछ शब्द को जानते हैं। क्या कहते आप लोगों को, चलिए हम लोग कुछ शब्द को जानते हैं। पहले हम सतत शब्द पर चर्चा कर देते, व्यापक शब्द पर चर्चा कर देते, फिर मूल्यांकन शब्द पर चर्चा कर देते। तो ये ज्ञात शब्द था जिस पर मैंने चर्चा किया। अब हम इससे अज्ञात को बताते, सतत और व्यापक मूल्यांकन को बताते। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन पहले हम बोर्ड पर नहीं लिखते, पहले ये तीनों शब्द लिखते, इसके बारे में बताते, तब सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताते। इसमें क्या करते, पहले यही लिख देते इस पर, इसके बाद इसके प्रत्येक वर्ड के बारे में आपको हम विश्लेषण करके बताते। ठीक है। तो ये हो गया आपको विश्लेषण, ये हो गया आपको संश्लेषण। तो याद रखना है कि विश्लेषण जो है उसमें अज्ञात से ज्ञात, अननोन टू नॉन की तरफ चलते हैं, और संश्लेषण में हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संश्लेषण में क्या होता है, सॉरी विश्लेषण में क्या होता है। तो बच्चे खुद खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं। अब कोई भी समस्या आई उसके सभी पक्षों का पहले एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो इसमें बच्चों की क्रियाशीलता होती है। तो ये इसका गुण है कि इसमें खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, इसमें बच्चों में क्रियाशीलता होती। किसमें देख रहे हैं ना, विश्लेषण में। ठीक है। और विश्लेषण विधि से प्राप्त ज्ञान जो है वह अस्थायी होता है। ये इसका क्या है, गुण है। याद रखिए कि विश्लेषण विधि में जटिल संप्रत्यय को सरल संप्रत्यय में तोड़कर बतलाया जाता है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। विश्लेषण विधि में के द्वारा बच्चों में खोज और क्रियाशीलता का जो गुण है वह डेवलप होता है, और विश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वह अस्थायी होता है। लेकिन कुछ इसका डिमेरिट भी है। अब डिमेरिट क्या है, तो शिक्षण की इस विधि में, विश्लेषण विधि में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को खुद सोचने का, खुद जो है खोज करने का अवसर दिया जाता है। विश्लेषण में तो समय तो ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा लगता है, यह इसका एक डिमेरिट है। और दूसरा डिमेरिट यह है कि विश्लेषण विधि जो है प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसको कोई भी कंसेप्ट विश्लेषण विधि से बताना जो है थोड़ा कठिन होता है, जिसके कारण बच्चे इस विधि में निरस हो जाते हैं। लेकिन फिर ऊंची कक्षाओं के लिए ये विधि क्या है, उपयुक्त है। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि शिक्षण की जो भी विधियां हैं, कोई न तो पूर्णतः गुण वाला ही है, न ही कोई पूर्णतः दोष वाला। सब में गुण है, सब में दोष है। सारी शिक्षण विधियां अच्छी है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप आपको उसको एप्लीकेट करना है, उसका अनुप्रयोग करना है। तो विश्लेषण आपने समझ गया। विश्लेषण के साथ ही क्या है, आपको संश्लेषण है। तो विश्लेषण के ठीक विपरीत कौन होगा, संश्लेषण। एक दूसरे का दोनों पूरक है।
तो संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात, इसमें सरल संप्रत्यय के माध्यम से जटिल संप्रत्यय बताया जाता है। संश्लेषण विधि बच्चों के लिए आसान होती है प्राइमरी लेवल पर, और विश्लेषण विधि बच्चों के लिए कठिन होती है। तो ये संश्लेषण विधि का गुण हो गया। संश्लेषण विधि में विश्लेषण विधि की अपेक्षा कम समय लगता है, और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है शिक्षण की। तो ये इसके क्या है, गुण है। लेकिन इसमें एक दोष है, वह दोष है जो इसका गुण है कि इसमें आपको खोज का अवसर नहीं मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो ये जो दोनों विधियां हैं विश्लेषण और संश्लेषण, इसको और इसके बीच का जो अंतर है वो आप लोग दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब है आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। तो यह ऐसी विधियां हैं जिससे आप लोग सबसे अधिक परिचित होंगे। आपके समझ में आ रहा होगा कि उदाहरण से नियम की तरफ चलना है तो वह आगमन विधि है, और नियम से उदाहरण की तरफ चलना है तो वह निगमन विधि है। आगमन उदाहरण से नियम, निगमन नियम से उदाहरण। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आपको बच्चों को घनाभ के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, घनाभ के बारे में। घनाभ का जो भी गुण स्वभाव, घनाभ के क्षेत्रफल आयतन के लिए जो फॉर्मूला होते हैं, वो सारी चीजें आपको बच्चों को बतानी है। अब आगमन विधि से आप ये कैसे बताइएगा, निगमन विधि से कैसे बताइएगा, ये बतवा पहले समझ लीजिए। तो यदि आपको आगमन विधि से बताना है तो बच्चों के सामने घनाभ जैसी, जैसे मान लीजिए ये घनाभ जैसी आकृति है 6 पृष्ठों वाली, इसी तरह बक्सा या बॉक्स जो भी है, बहुत सारी आकृतियां आप बच्चों के सामने रखेंगे। मेरे बात को समझ रहे हैं कि घनाभ के आकार वाली जो भी वस्तुएं हैं उसको आप 5-10 वस्तु को बच्चों के सामने टेबल पर रखेंगे। बच्चों को कहेंगे कि बच्चे इन वस्तुओं का क्या करो, निरीक्षण करो। बच्चा उसका निरीक्षण करेगा। अब कहिएगा कि इन वस्तुओं में आप क्या समानताएं देखते हो, तो बच्चा कहेगा सर, यदि बच्चा थोड़ा प्रतिभाशाली होगा कहेगा सर जितनी भी वस्तुएं हैं ना सब में 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ समतल है, आमने सामने के पृष्ठ बराबर हैं। बच्चा खुद जो है नियम पर पहुंच रहा है। तब हम कहेंगे कि देखो बच्चे, ये जो इस तरह की जो आकृति है, इस तरह के गुण धर्म वाली, उसको हम घनाभ कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। ये हो गया आपको आगमन विधि, इंडक्शन मेथड। अब यदि डिडक्शन मेथड से इसको बताना है, बोर्ड पर हम पहले घनाभ का चित्र बना देंगे, उसके बारे में सारी चीजें बता देंगे कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं, आमने सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, इनका ये विकर्ण, वह सारी बात हम बता दिया। उसके बाद हम घनाभ के आकार वाली वस्तुओं को बच्चों के सामने प्रस्तुत किए। यह कौन सी विधि है आपको, निगमन विधि, क्योंकि इसमें हमने नियम पहले बता दिया, बाद में एग्जाम्पल दिया। पहले एग्जाम्पल देते हैं और बच्चा से खुद ब खुद यदि आप नियम की खोज करवाते हैं तो डेट मीन्स वह कैसी विधि है, आपको आगमन विधि। अब देखिए दोनों विधियों में कुछ गुण है तो कुछ दोष है। क्या है गुण और दोष, तो वो गुण और दोष हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात आपको याद रखना है कि आगमन विधि में का 3 गो सूत्र है। आगमन विधि का 3 गो सूत्र है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको परीक्षा में। 3 सूत्र कौन है आगमन विधि का? एक, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, स्पेसिफिक टू नॉर्मल, S to N।
आगमन विधि में स्पेशल से जो नॉर्मल है उसकी तरफ बढ़ा जाता है, विशिष्ट से समान की ओर। आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, संश्लेषण की तरह। ठीक है, संश्लेषण में भी ना ज्ञात से अज्ञात तक बढ़ते थे, तो आगमन में भी ज्ञात से अज्ञात। अब ये बताया कि मान लीजिए आप घनाभ का ढेर सारा वस्तु आप दिखाए तो ज्ञात से अज्ञाते की तरफ बढ़ते हैं। और आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। ये 3 सूत्र है आगमन का, याद रखिएगा। आगमन का 3 सूत्र, विशिष्ट से समान, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म। तो यहां पर यदि निगमन का सूत्र पूछते तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये आगमन विशिष्ट से समान है तो निगमन सामान्य से विशिष्ट होगा। ये ज्ञात से अज्ञात है तो वह अज्ञात से ज्ञात होगा, या स्थूल से सूक्ष्म है तो वह सूक्ष्म से स्थूल होगा। तो इसका तीनों सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक इसके विपरीत। अभी आगमन विधि का हम पद बताएं कि बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे घनाभ वाली आकृति हम प्रस्तुत किए, फिर बच्चा उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण के बाद उसके समान जो निरीक्षण के बाद जो उसको अनुभव होता है, उन अनुभवों का वह समानीकरण करता है, और फिर उन अनुभवों का जो समान्वीकरण कर वह नियम ज्ञात किया, उसका फिर सत्यापन होता है और वह नियम तक पहुंच जाता है। तो ये आगमन विधि के पद हो गए। लेकिन निगमन विधि के पद में क्या होगा, बच्चों को पहले नियम बताएंगे, नियम के बाद बच्चे प्रयोग करेंगे, यानी नियम के बाद उदाहरण देंगे, उसके बाद बच्चे निष्कर्ष निकालेंगे, फिर सत्यापन होगा। तो ये आपको निगमन विधि का क्या हो गया, पद हो गया। ये हो गया आपको आगमन विधि का पद। अब दोनों में क्या गुण है, क्या दोष है, आगमन में क्या गुण है, क्या दोष है, निगमन में क्या गुण और क्या दोष है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आगमन विधि में बच्चे खुद करते हैं, खुद से निरीक्षण करते, खुद से नियम की खोज करते हैं। तो खुद से जो काम करेगा उसमें आत्मविश्वास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आगमन विधि में के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास आ पाता है। आगमन विधि जो है वह छोटी कक्षा के लिए और प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि आगमन विधि से कोई भी चीज बताने में समय बहुत अधिक लगता है। तो छोटी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ये आगमन विधि क्या है, उपयोगी है। बड़ी या उच्च कक्षा के लिए ये आगमन विधि उपयोगी नहीं है। हाँ, ये बात है कि आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति कम होती है। ये रटंत नहीं समझंत प्रणाली पर आधारित है। तो ये आगमन विधि है। तो आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं इस सीटेट की एग्जाम के बाद, तो आपको आगमन विधि को ज्यादा दिमाग में रखना है। और निगमन विधि में आपको थोड़ा कम आत्मविश्वास आता है बच्चों में, और वह निगमन विधि रटने पर बन देती है। लेकिन निगमन विधि में समय कम लगता है, कम समय में बहुत सारे छात्रों को हम निगमन विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों का गुण और दोष है। दोनों विधि ठीक ठाक है। समय और परिस्थिति के अनुसार आपको उनका क्या करना है, उपयोग करना है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 विधियां पढ़ी, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन और निगमन। चारों का आप विश्लेषण संश्लेषण का अलग एक अंतर करके लिख लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है, आगमन निगमन में क्या अंतर, वो अंतर करके आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे ह्यूरिस्टिक विधि पर। किस विधि पर, ह्यूरिस्टिक विधि। इसको आपको अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहा जाता है, इन्वेंशन मेथड भी इसको कहा जाता है। किसको, ह्यूरिस्टिक विधि को। और इस विधि में बच्चे ज्ञान की खुद से खोज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि में बच्चे ज्ञान का खुद से क्या करते हैं, खोज करते हैं। इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है ह्यूरिस्टिक विधि में, केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है शिक्षक की। बच्चे खुद से ज्ञान का क्या करेगा, खोज करेगा। शिक्षक समस्या केवल बच्चों के सामने रखेगा,
उस समस्या के निदान के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां वह पैदा करेगा, लेकिन बच्चे खुद से खोज करके ज्ञान का इसमें अर्जन करता है। और ह्यूरिस्टिक विधि में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वयं के प्रयास से प्राप्त करता है। इसीलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान बालकों के मस्तिष्क पर अस्थायी छाप छोड़ती है न। ह्यूरिस्टिक विधि में जो भी कार्य बालकों को दिया जाता है वो सारा कार्य कक्षा में ही खत्म हो जाता है, तो बस्ते के बोझ से, होमवर्क के बोझ से बच्चे बचते हैं न। इस विधि में बालक के मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय हो पाता है। लेकिन इस विधि का दोष है, प्राइमरी लेवल पर यह विधि बहुत उपयोगी नहीं है। यह विधि केवल उच्च लेवल पर उपयोगी है, ऊंची कक्षाओं के लिए, जहां बच्चे खुद से कल्पना कर सकते हैं, खुद से तथ्यों का खोज कर सकते हैं, वहां यह ह्यूरिस्टिक विधि उपयोगी है। प्राइमरी लेवल पर उपयोगी नहीं है। उनके बाद है आपको भ्रमण विधि। कौन विधि? भ्रमण। देखिए, पर्यावरण शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि का बहुत अधिक क्या है, महत्व है। इस विधि में बच्चों को जो है ऐतिहासिक या जो भी आपको अधिगम स्थल होते हैं वहाँ बच्चों को भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण के क्रम में बच्चे एक आनंद के साथ जो है ज्ञान का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। भूगोल और पर्यावरण जैसे विषयों के अध्ययन के लिए, के अध्यापन के लिए भ्रमण विधि क्या है, उपयोगी है। उसके बाद है जांच पड़ताल विधि और विज्ञान क्लब विधि। ये दोनों विधियां जो है आपको विज्ञान और पर्यावरण के शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो इस तरह आज की कक्षा में हमने आप लोगों को शिक्षण की जो विभिन्न विधियां हैं उन पर चर्चा की, और आप लोग कितना समझ पाए, कैसी लगी यह कक्षा, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कक्षा में।